सूचनाएं जो सावधान कर दे। देखिए खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आलोक सांडिल। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज तथा सिल्लीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ आप देखिए सीमांचल। भाजपा में भाई भतीजावाद नहीं चलता, बल्कि भाजपा ने वो कर दिखाया है जो आज तक नहीं हुआ। और भाजपा के उम्मीदवार भारी मतों से सीमांचल के सभी लोकसभा सीटों पर विजयी होंगे, यह कहना है पूर्व विधान पार्षद राजवंशी सिंह जी का। पूर्व विधान पार्षद राजवंशी सिंह के साथ देखिए सीमांचल न्यूज पर विशेष संपादकीय साक्षात्कार। आलोक सांडिल संपादकीय साक्षात्कार में आज मुखातिब है एक ऐसे व्यक्तित्व जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपना जीवन इन्होंने भाजपा के उत्थान में समर्पित कर दिया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रवक्ता के अलावे कोर कमेटी के सदस्य, पूर्व विधान पार्षद राजवंशी सिंह से आप रूबरू हो रहे हैं समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सर भाजपा की क्या रणनीति होगी, कौन दावेदार होंगे, इस संदर्भ में क्या बताएंगे आप? देखिए, जहां तक मुझे मालूम है, कटिहार लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी गठबंधन के घटक दल को देने नहीं जा रही है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा 2024 में, और मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रतिनिधि इस बार सांसद के रूप में चुनकर लोकसभा में जाएगा। लंबे समय से सर आपने गरीब मजदूरों के लिए आपने लड़ाई लड़ी। कटिहार कभी औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था। हर बार चुनाव में ये एजेंडे बनाते थे, कभी उद्योग को लेकर, कभी जो ये औद्योगिक नगरी के उत्थान को लेकर। इस संदर्भ में सर आप क्या बताना चाहेंगे? वास्तव में कटिहार के लिए यह बड़ा दुखद है कि कटिहार को औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था। बहुत सारे उद्योग कटिहार के अंदर थे, लेकिन आज दुर्भाग्य से वो सारे उद्योग बंद हो चुके हैं। जूट उद्योग के लिए कटिहार को जाना जाता था पूरे देश के अंदर। जो यहाँ दो बड़ी बड़ी जूट मिलें थी, एक RBHM जूट मिल, मुझे याद है कि एक समय में RBHM जूट मिल में 4,500 मजदूर काम करते थे। और ये जिसको पुराना जूट मिल कहते हैं, जो आज सन बायो मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना जा रहा है, इस मिल में 2200 मजदूर काम करते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि RBHM जूट मिल पूर्णतः बंद हो गया और वहाँ की प्रॉपर्टी बेची जा रही है, वहाँ के मशीन बेचे जा रहे हैं, वहाँ की जमीन बेचने की तैयारी है। तो आज RBHM जूट मिल का अस्तित्व समाप्त हो। दूसरा जो जूट मिल है, वह जूट मिल भी लंबे समय तक बंद रहा, 14 वर्षों तक लगातार बंद रहा। और उसके बाद सरकार ने उस जूट मिल को चलाने की कोशिश की। BSIDC जो बिहार सरकार का उपक्रम है, उसको चलाने के लिए दिया। BSIDC भी इस जूट मिल को चला नहीं पाई और अंत में यह जूट मिल का ऑक्शन हुआ। और उस ऑक्शन में कलकत्ता के एक बड़े व्यवसायी गोविंद शारदा जी को ये जूट मिल ऑक्शन में मिली। और यह जूट मिल भी आज के डेट में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं चल रही है। जिस जूट मिल में 2200 मजदूर काम करते थे, आज उस जूट मिल के अंदर 300 साढ़े 300 मजदूर ही काम कर रहे हैं। ये बड़ा दुखद पक्ष है।
लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि लंबे समय तक जो इस देश के अंदर कांग्रेसी शासन रहा और उसकी जो नीतियां रही, उस नीति के कारण ये जूट उद्योग बंद हुए हैं। कटिहार के जितने जूट उद्योग बंद हुए हैं, ये सब कांग्रेस के शासन में बंद हुए हैं, उनकी नीतियों के कारण बंद हुए हैं। वास्तव में बड़ा दुखद है कटिहार के लिए। हमारी सरकार नया उद्योग लगाने का काम कर रही है और कैसे क्षेत्र का विकास होगा इसके लिए सरकार चिंता कर रही है। विधान पार्षद से लेकर भाजपा के प्रदेश स्तर पर कई ऊंचे पदों पर आप सुशोभित रह चुके हैं, आगे की क्या योजनाएं हैं? देखिए, ये सवाल आज आप ऐसे अवसर पर पूछ रहे हैं कि मेरी राजनीति का, मेरे सामाजिक राजनीतिक जीवन का 40 वर्ष पूरा हुआ। मैं अगस्त 1983 में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की। आज अगस्त 2023 पूरे 40 वर्ष हुए। आज जब ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का जवाब देने के लिए और मुझे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता जरूर कहनी चाहिए। ऐसा ये मेरा जो 40 साल बीता है, मन जिस स्थिति में रहता है, तो मुझे लगता है कि अटल जी की इस कविता का उल्लेख जरूर मुझे आज इस अवसर पर करना चाहिए। तो अटल जी ने कहा, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता। ये उनकी बड़ी प्रसिद्ध उनकी कविता जी, काल के कपाल पर लिखता हूँ और मिटाता हूँ। वो दूसरी कविता जी सर। वो कविता है गीत नया गाता। जी सर, जी सर। मैं जिस कविता का उल्लेख कर रहा हूं वो है गीत नहीं गाता। तो अटल जी ने कहा, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज, सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, टूटा शीशे सा शहर, अपनों के इस मेले में नीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता। पीठ पर छुरी सा चांद, पीठ पर छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के इस क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं। मुझे लगा कि 40 वर्ष पूर्ण होने पर अटल जी की इस कविता का उल्लेख मुझे जरूर करना चाहिए। आपका जो प्रश्न है कि आपकी योजना क्या है, मैं बताना चाहता हूं कि आज से 40 वर्ष पहले जब मैं इस विचारधारा में काम करने के लिए आया था, मैं स्वप्न में भी नहीं सोचता था कि मैं कभी सांसद या विधायक बनूंगा।
ये मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोचता। मैं तो काम करने आया था एक बड़े उद्देश्य को लेकर कि इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है। राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए काम करना है, इस उद्देश्य से मैं राजनीति में काम करने आया था। अलग बात है कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। पार्टी ने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया कटिहार शहरी सीट से। पार्टी ने मुझे मनोनीत करके विधान परिषद में भेजा। पार्टी ने बहुत दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं पार्टी में निस्वार्थ भाव से काम करने आया हूं। मैं टिकट लेने के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए पार्टी में नहीं आया हूं। और साथ यह भी कहता हूं कि पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी को मेरे लिए जो भूमिका तय करनी होगी, पार्टी जो मेरी भूमिका तय करेगी, मैं उस भूमिका का निर्वाह करने के लिए तन मन से खड़ा रहूंगा। मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। अगर पार्टी को लगेगा कि राजवंशी सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, तो पार्टी को अगर ऐसा लगेगा और पार्टी मुझे आदेश करेगी, तो फिर एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मैं उस आदेश का पालन करूंगा। लेकिन मैं आया नहीं हूं इस काम के लिए, राजनीति में मैं आया नहीं हूं। बहुत लोग राजनीति में आए केवल टिकट लेने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए, केवल इसके लिए पार्टी में आए हैं। आज अगर उनको टिकट न मिले तो कल वो कहां रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। राजनीति में देखिए ऐसा है कि पार्टी के पास पूरा डाटा है, किस जिले में कौन से कार्यकर्ता हमारे पास हैं जो चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं, जिनके नाम पर हम चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव के अंदर बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, उम्मीदवारी तय करते समय बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, समीकरण को भी देखना पड़ता है। उन सारी चीजों पर विचार करते हुए पार्टी के पास जो नाम है, वहां कंप्यूटर में फीड है सारा नाम। तो पार्टी को अगर लगेगा कि राजवंशी सिंह ही हो सकते हैं, तो फिर राजवंशी सिंह पार्टी के वो आदेश का पालन करेंगे, उससे पीछे भागने का तो कोई सवाल नहीं। चंद्रयान 3 के लैंडिंग में सर इस बार कटिहार के बारसोई के लाल शब्बीर आलम की भी इसरो टीम में महत्वपूर्ण भूमिका है। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि कटिहार का एक लड़का साबिर, वह भी शामिल था उस टीम में। मुझे अति प्रसन्नता हुई। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं उसे, उसका अभिनंदन करना चाहता हूं, उस परिवार का अभिनंदन करना चाहता हूं, उस माँ बाप का अभिनंदन करना चाहता हूं जिसने इस प्रकार के लाल को जन्म दिया। सर एक सवाल, गत महीनों पूर्व बिहार में एक अचानक सत्ता परिवर्तन हो गया, जबकि आपकी सरकार थी पर भाजपा नीतीश जी एक साथ थे, एक सुशासन की सरकार की बात हो रही थी। अचानक नीतीश जी ने पल्ला बदल दिया। इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? क्या बिहार में भाजपा की पुनर्वापसी होगी? देखिए ऐसा है कि नीतीश जी का चरित्र है। नीतीश जी पाला बदलते रहते हैं, यही कारण है कि उनको बिहार के अंदर पलटू राम के नाम से लोग पुकारने लगे हैं। ये उनके चरित्र में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे अब ये इंडिया बनाए हैं लोग, अगर ये भ्रम में है कि नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस, कम्युनिस्ट
ये लोग एक साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर देंगे, ये इस बिहार के अंदर होने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि नीतीश जी गए हैं वहां, नीतीश जी अपना वोट बचा लें, केवल जो उनके पास है। वो गए हैं वहां, खाली हाथ गए हैं, उनकी सारी पूंजी उनके हाथ से निकल चुकी है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई है। इसलिए मैं मानता हूं कि बिहार के अंदर 2024 का जो रिजल्ट होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें जीती थी पिछली बार, 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी बिहार के अंदर, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार के अंदर वैसा ही बेहतर प्रदर्शन 2024 में भी करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कटिहार सहित कोसी सीमांचल की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि यह जो सीमावर्ती इलाका है, आगामी लोकसभा चुनाव में क्या मोदी लहर इस बार भी असर दिखाएगा? मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें थी 2019 के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी इस 303 को पार करेगी। इससे भी अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्राप्त होगा और इसका कारण यह है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश का सम्मान बढ़ाया है विश्व के अंदर। पहले भी प्रधानमंत्री जाते रहे हैं विदेशों में, जब जाते थे हमारे प्रधानमंत्री तो विदेशों में कहा जाता था कि भारत का प्रधानमंत्री आया है, जरूर कुछ मांगने आया होगा। लेकिन आज हमारा प्रधानमंत्री जब विदेशों में जा रहा है तो उसका कितना सम्मान हो रहा है, किस नजर से देखा जा रहा है, ये पूरा विश्व देख रहा है। पूरे विश्व में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। विकास का काम तो हुआ ही है, उसके साथ साथ इस देश पर भारत माता के चेहरे पर जो लगा हुआ दाग था, जो कलंक था, उस कलंक को, उस दाग को भी साफ करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे वो राम जन्मभूमि हो, राम जन्मभूमि का मामला इतने दिनों से लटका रहा, लेकिन उसका समाधान नरेंद्र मोदी जी के काल में हुआ। धारा 370 जो कश्मीर भारतवर्ष का अंग रहते हुए भी भारतवर्ष से अलग था, वहां का सारा नियम कानून अलग। भारतवर्ष के किसी कोने से कोई आदमी जाकर के कश्मीर के अंदर जमीन नहीं खरीद सकता था, वहां रह नहीं सकता था। आज उस कश्मीर के अंदर धारा 370 को समाप्त करके और यह जो भारत माता के चेहरे पर दाग था उसको मिटाने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका विकास, किसी एक वर्ग का विकास नहीं करना है, सभी का साथ लेना है, सभी का विकास करना है और यह काम सभी के प्रयास से होगा। इसलिए उन्होंने ये काम करते समय कोई धर्म जाति का बैरियर नहीं रखा। आज मुस्लिम समाज के अंदर भी जो विकृतियां, उन विकृतियों को भी समाप्त करने का काम भाई नरेंद्र मोदी ने किया। ये 3 तलाक क्या है? 3 तलाक को समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया। अभी समान नागरिक संहिता की बात चल रही है। समान नागरिक संहिता भी बहुत जल्द ये सरकार लाने जा रही है। इसलिए भाई नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी छवि बनाई है 9 साल के कार्यकाल में, मुझे लगता है कि इस देश की जनता और अधिक बहुमत से
जिता करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। गरीबों, लाचारों और बेबसों के लिए आज भी आप मसीहा हैं और वे लोग आपसे काफी उम्मीदें रखते हैं। जब आपकी सरकार मेजोरिटी में आएगी, क्या करना चाहेंगे आप उनके लिए? जब हमारी सरकार, आज केंद्र सरकार है जी, केंद्र सरकार गरीबों के लिए, निसहायों के लिए बहुत सारा काम कर रही है, बहुत सारी योजनाएं केंद्र की सरकार ने लाया है, ईमानदारी से उस पर पहल कर रही है, उस पर काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अगर बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार के अंदर भी गरीबों का, लाचारों का, निसहायों का कल्याण होगा और बिहार का विकास तेजी से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, एक सवाल और, टिकट बंटवारे को लेकर अक्सर चुनाव से पूर्व रस्साकसी का खेल शुरू हो जाता है, आपस में ही खटपट शुरू हो जाती है। तो क्या इस बार, जो कि एक से बढ़कर एक भाजपा में महारथी हैं, क्या इस बार भी पार्टी में रस्साकसी, अंतर्द्वंद, इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में, केंद्र में जो हमारा नेतृत्व बैठा हुआ, उस नेतृत्व पर पूरा भरोसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजवंशी सिंह को ही दल की बहुत चिंता, राजवंशी सिंह ही दल का कल्याण करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। मैं हूं कोर कमेटी में, मैं हूं यहां। मैं ये बताना चाहता हूं कि अपने केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व पर भरोसा करना चाहिए। ये जो उम्मीदवार बनकर के घूमते हैं लोग या इनके जो समर्थक हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप ही केवल दल के शुभचिंतक नहीं हैं। हमारा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व जो बैठा हुआ है, उसको भी दल की चिंता है, वह भी दल को मजबूत करना चाहता है, वह भी दल को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए केंद्र और प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा करना चाहिए, खासकर तब तक जब तक आप पार्टी में बने हुए हैं। जब तक आप पार्टी में हैं, आपको केंद्रीय प्रांतीय नेतृत्व पर भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा, और नहीं तो फिर अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात, प्रांतीय नेतृत्व की बात अगर नहीं माननी है, उससे अलग चलना है, तो अपना अलग राह बना लीजिए, अलग चले जाइए, दूसरी पार्टी में चले जाइए। लोग तो ऐसे भी हैं जो जोर मारते रहते हैं, हमको टिकट दीजिएगा तो ठीक है, नहीं दीजिएगा तो हम चले आरजेडी में, हमको टिकट नहीं दीजिएगा हम चले लोजपा में, हम निर्दलीय लड़ जाएंगे। इस प्रकार के लोग तो हैं। लेकिन वैसे लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी में अगर रहना है तो अपने केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व पर भरोसा करिए, उसका निर्णय हर परिस्थिति में मानने के लिए अपने मन को तैयार रखिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं जी, किसी को अगर भ्रम है कि हम बहुत बड़े नेता, बहुत बड़ी लोकप्रियता हमारी है, उनको ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी नहीं है, जदयू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, जहां हमारा काम नेताओं के बल पर नहीं चलता। ये पार्टी नेताओं से नहीं चलती, ये पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। बाकी जो है वो तो नेता हैं और नेता के फॉलोअर हैं। वो नेता जहां जाएंगे भगत राम की भगत मंडली की तरह चले जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चलती है, अपने विचारधारा के आधार पर चलती है। इसलिए हमारा जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, चुनाव के मैदान में होता है, तो उसको भी वोट मिलता है दल की विचारधारा के आधार पर, पार्टी के नाम पर।
इसलिए किसी गलतफहमी में रहने की यहाँ जरूरत नहीं है कि हम बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत जो है लोग हमारे समर्थक हैं। ऐसा किसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो टिकट दे, जिस व्यक्ति को टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी वह व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीत करके जाएगा। और बाकी अगर किसी को भ्रम है तो भ्रम है तो एक आध बार निर्दलीय लड़के देखना चाहिए। अगर किसी को भ्रम है कि हम बहुत लोकप्रिय हैं तो एक बार निर्दलीय लड़के देख लेना चाहिए कि कितने पानी में। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुमूल्य समय हमें दिया। सादर आभार सर। धन्यवाद।